नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग अब खत्म हो गई है। दोनों देशों में युद्ध विराम पर सहमति जता दी गई है, लेकिन क्या ये जंग वाकई में खत्म हो गई है? ये सीजफायर आखिर कब तक टिकेगा? इसे लेकर कई सवाल बने हुए हैं। इस युद्ध विराम के बाद दोनों देश अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, लेकिन एक एक करके उनकी पोल खुलती जा रही है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई है, जो अमेरिका के साथ ही इजरायल पर भी भारी पड़ गई। दोनों देशों के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो कैसे अमेरिकी रिपोर्ट ने ही खोली ट्रंप नेतन्याहू की पोल? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। युद्ध विराम के बाद दुनिया में ईरान के लिए बढ़ा समर्थन। पाकिस्तान से लेकर ब्रिक्स तक तमाम देशों ने की अमेरिका इजरायल के हमलों की निंदा। सुपर पावर अमेरिका की हो रही किरकिरी। ट्रंप और जेलेंस्की के मिलने से पहले ही पुतिन ने बोल दिया हमला। रूसी हमले में यूक्रेन में 24 की गई जान, और भी गंभीर हुए हालात। टूटेगा पश्चिमी देशों का गठबंधन या और मजबूत होगा पश्चिमी मोर्चा? नेटो को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर उठ रहे हैं सवाल। और चलते चलते में देखेंगे एक ऐसा देश जहां हकीकत में होता है टाइम ट्रैवल। 7 साल पीछे चले जाते हैं लोग। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना की टीटीपी के साथ भीषण मुठभेड़। 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने का दावा करने वाला पाकिस्तानी मेजर मारा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की फिर उठी मांग। इजरायल और ईरान की जंग रुकवाने के लिए रिपब्लिकन सांसद ने किया नॉमिनेट। तुर्की में 158 सैन्यकर्मी गिरफ्तार। फैतुल्लाह गुलेन से संबंधों के संदेह में कार्रवाई। गुलेन पर 2016 के असफल तख्तापलट की कोशिश करने के हैं आरोप। कई बार टलने के बाद आखिरकार एक्सियम मिशन 4 हुआ लॉन्च। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स ने नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से आईएसएस के लिए भरी उड़ान। तो ईरान और इजरायल के बीच की जंग भले ही थम गई हो, लेकिन दोनों देशों के बीच का तनाव अब तक कम नहीं हुआ। सीजफायर की घोषणा के बावजूद जिस तरह से दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला किया, और अब भी जिस तरह से दोनों पक्षों की तरफ से बयानबाजी देखी जा रही है, ऐसे में सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई में ये सीजफायर कायम रहेगा? जंग के खत्म होने के बाद अब दोनों ही देश अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू का कहना है कि इस जंग में इजरायल की ऐतिहासिक जीत हुई है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत हमने ईरान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है, और ये जीत आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगी। हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ ने पूरे तेहरान को हिला दिया। हमने ईरान के परमाणु बनाने के सपने को बर्बाद कर दिया है। इजरायली पीएम अपने इस ऑपरेशन को सफल बता रहे हैं, लेकिन उनका यह दावा कितना सच है, इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ईरान भी अपनी जीत का दावा कर रहा है। इजरायल की तरफ से 13 जून को अचानक ईरान पर हमला किया गया, जिसके चलते ये जंग शुरू हुई। नेतन्याहू का कहना था कि ईरान परमाणु बम बना लेगा, इसलिए उसे रोकना जरूरी है। लेकिन क्या वो इसमें कामयाब रहे? क्योंकि ईरान ने तो जंग खत्म होने के बाद भी यही कहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमारा देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है। हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिए हैं। यही नहीं, ईरान में जगह जगह जंग में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जिसके बाद इस पूरी जंग को शुरू करने को लेकर ही सवाल खड़े हो गए हैं, और इजरायल घिरता नजर आ रहा है। पीएम नेतन्याहू जो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, इजरायल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तो कुछ और ही हकीकत बयां कर रही हैं। ईरान के हमले में तेल अवीव और आसपास के छोटे शहर जैसे रमात अवीव, रमात गन, होलन, बटयाम और नेस जियोना में बर्बादी की बड़ी तस्वीर दिखाई दी। हमास और हिजबुल्लाह से युद्ध के दौरान इजरायल के जो शहर सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाते थे, वो ईरान के साथ युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा तबाह हुए। इजरायल ही नहीं, अमेरिका भी यही दावा कर रहा है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं, उसे कई सालों पीछे धकेल दिया है। लेकिन अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट कुछ और कहानी बता रही है।
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की खुफिया शाखा रक्षा खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट लीक हो गई है। इसे CNN ने प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमले में उसके कोर मटेरियल नष्ट नहीं हुए और सेंट्रीफ्यूज भी बरकरार है। अमेरिकी हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम बस कुछ ही महीनों के लिए डिले हो जाएगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे फेक न्यूज करार दिया है, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी ये माना है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान का 400 किलो यूरेनियम गायब हो गया है, जिनसे से कम 10 परमाणु बमों का निर्माण हो सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी इस बात का खुलासा हुआ है। ऐसे में अमेरिका और इजरायल का ईरान पर हमला, ये पूरी जंग क्यों लड़ी गई, इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान इजरायल जंग पर देश दुनिया की प्रतिक्रियाओं की। तो अब जब ये जंग खत्म हो गई है तो इसे लेकर जगह जगह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जर्मनी, फ्रांस ने तो बीते दिन ही दोनों देशों में हुए युद्ध विराम का स्वागत किया। पूरी दुनिया ने ही राहत की सांस ली। लेकिन इस जंग को लेकर इजरायल और अमेरिका की काफी निंदा भी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो अपने ही घर में घिर गए हैं। उनकी ही पार्टी में उनके इस फैसले का विरोध हो रहा है, जबकि डेमोक्रेट सांसदों ने तो महाभियोग लाने तक की बात कह दी। हाल ही में CNN की तरफ से करवाए गए एक सर्वे में सामने आया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों का लगभग 56% लोगों ने विरोध किया है। यानी अमेरिका की जनता में अब एक और मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। यही नहीं, पाकिस्तान ने भी अमेरिका को झटका दे दिया। अमेरिका ने भारत के साथ संघर्ष के दौरान भी पाकिस्तान की निंदा नहीं की, बल्कि पाक आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच होस्ट किया। लेकिन ईरान के साथ संघर्ष में पाकिस्तान ने अपना रुख बदल दिया। पाकिस्तान ने खुलकर ईरान का समर्थन किया है। युद्ध विराम की घोषणा के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इस्लामिक सहयोग संगठन OIC सहित सभी राजनयिक मंचों पर ईरान के लिए पाकिस्तान के समर्थन को दोहराया और साथ ही सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन करने का आह्वान किया। इसके अलावा ब्रिक्स देशों ने भी अमेरिका और इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा की। ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर लागू होने के बाद ब्रिक्स ने एक बयान जारी कर ईरान पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करार दिया है। ब्रिक्स ने कहा कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि ये IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के दिशा निर्देशों के भी खिलाफ है। अब वक्त है कि सभी पक्ष युद्ध का रास्ता छोड़कर कूटनीति की ओर लौटे और बातचीत के जरिए समाधान निकाले। ब्रिक्स देशों ने मिडिल ईस्ट को अब परमाणु हथियारों और तमाम उन हथियारों से मुक्त करने पर जोर दिया जिनसे भारी तबाही मच रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इजरायल इस पर सहमत होगा? एक तरफ तो ईरान और इजरायल की जंग को लेकर ही सवाल बने हुए हैं कि क्या यह सीजफायर बरकरार रहेगा। वहीं गजा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान और इजरायल की तरह अब गजा इजरायल में भी युद्ध विराम होगा, क्योंकि जिस तरह से इजरायली सेना के प्रमुख का बयान आया कि ईरान के साथ जंग का ये चैप्टर खत्म, अब गजा पर फोकस। उसके बाद गजा में शांति कब कायम होगी, इस पर सवाल बने हुए हैं। और अब अगली खबर में बात होगी नेटो से अमेरिका के एग्जिट की चर्चा की। तो नेटो एक बार फिर काफी नाजुक दौर से गुजर रहा है। नीदरलैंड के हेग में चल रहा नेटो समिट 2025 ऐतिहासिक हो सकता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीतियों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। नेटो, जो 1949 में सामूहिक सुरक्षा के लिए बना था, आज 32 सदस्य देशों का यह गठबंधन है। इसकी ताकत आर्टिकल 5 में है, जो कहता है कि किसी भी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। लेकिन ट्रंप के हालिया बयानों ने इस गारंटी पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 5 की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन मैं दोस्त हूं और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूं। इससे सहयोगी देशों में चिंता बढ़ गई है कि क्या अमेरिका नेटो के साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहेगा। ट्रंप ने नेटो देशों से अपनी GDP का 5% रक्षा पर खर्च करने की मांग की, जो पहले के 2% के लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। स्पेन ने इसे अवास्तविक बताकर खारिज कर दिया, जबकि कनाडा भी इस पर सहमत नहीं दिखता। ट्रंप ने दोनों देशों पर तीखा हमला बोला, जिससे समिट शुरू होने से पहले ही तनाव पैदा हो गया। 2018 के समिट में भी ट्रंप ने रक्षा खर्च को लेकर यूरोपीय देशों को आड़े हाथों लिया था और अब यह विवाद फिर उभर रहा है।
वहीं यूक्रेन का मुद्दा भी नाटो को बांट रहा है। यूरोप और कनाडा चाहते हैं कि यूक्रेन को समिट में अहमियत मिले और उसे नाटो में शामिल करने की बात आगे बढ़े, लेकिन ट्रंप इसके खिलाफ है। उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत और सीज फायर की कोशिशें बताती हैं कि वो यूक्रेन को नाटो में लाकर रूस यूक्रेन जंग को और भड़काना नहीं चाहते। इस समिट से ठीक पहले अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर माहौल को और गर्म कर दिया। 2003 में इराक हमले के वक्त भी नाटो में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, स्पेन के बीच गहरा मतभेद देखने को मिला था और अब वही इतिहास दोहराए जाने की आशंका है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप की आक्रामक नीति नाटो को एकजुट करेगी या मतभेदों की खाई को और गहरा कर देगी। और अब अगली खबर में बात होगी रूस यूक्रेन युद्ध की। तो दोनों देशों के बीच चल रहा संघर्ष खत्म होने के बजाय बढ़ने वाला है। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो जाए। इसके लिए वो रूस पर आर्थिक दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस ने बता दिया है कि वो किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़ा हमला किया। खास बात यह है कि रूस ने यह हमला ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से ठीक पहले किया है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नीदरलैंड में हैं। इस दौरान वो नाटो लीडर्स, डच किंग और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे। इस वार्ता के दौरान यूरोपीय देश अमेरिका के साथ मिलकर रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन में रूसी ड्रोन, मिसाइलों और तोपों के हमलों में कम से कम 24 नागरिक मारे गए और 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नाटो शिखर सम्मेलन में रूस के आक्रमण को पीछे हटाने के अपने देश के प्रयासों के लिए पश्चिमी देशों से मदद की गारंटी मांगी है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना ने युद्ध के दौरान यूक्रेन के नागरिक इलाकों में लगातार बमबारी की है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 12,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। ताजा हमलों के बाद यूक्रेन ने रूस के खिलाफ लंबी दूरी के ड्रोन भी लॉन्च किए जो रिहायशी इलाकों में हमला कर रहे हैं। जेलेंस्की नीदरलैंड के हेग में नाटो शिखर सम्मेलन में पश्चिमी नेताओं से मिलकर जंग में मदद की अपील कर रहे हैं। इस बीच रूस ने बड़ा हमला कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि रूसी हमले ने नीपर शहर को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया, जिसमें 15 लोग मारे गए और कम से कम 174 अन्य घायल हो गए। नीपर की क्षेत्रीय प्रशासन प्रमुख सेर्ही लिसाक ने टेलीग्राम पर लिखा कि समर के नजदीकी शहर में एक हमले में 2 लोगों की जान चली गई और 14 लोग घायल हो गए। इसी तरह के अलग अलग हमलों में कुल 24 लोग मारे गए हैं। यानी रूस के हमलों ने बता दिया कि वो झुकने वाला नहीं है और अभी ये संघर्ष और लंबा चलेगा। और अब चलते चलते में देखेंगे एक ऐसा देश जहां हकीकत में होता है टाइम ट्रैवल। तो अक्सर लोग अपनी असली उम्र छुपाते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश है जहां आपको उम्र छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां जाते ही आपकी उम्र अपने आप 7 से 8 साल कम हो जाएगी। सुनकर चौंक गए ना? ये कैसे हो सकता है? तो आपको बता दें कि ये कमाल है उस देश के कैलेंडर का। हम बात कर रहे हैं इथियोपिया की, जहां 2025 में भी लोग 2017 में जी रहे हैं। इथियोपिया का कैलेंडर, जिसे गीज कैलेंडर कहते हैं, दुनिया के ग्रेगोरियन कैलेंडर से 7 से 8 साल पीछे है। दरअसल ईसा मसीह के जन्म की तारीख में अंतर के कारण इथियोपिया का कैलेंडर अलग है। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में मानता है, लेकिन इथियोपिया की ऑर्थोडॉक्स चर्च का मानना है कि ईसा मसीह का जन्म 7 ईसा पूर्व में हुआ था। इस गणना के आधार पर इथियोपिया कैलेंडर अब 7 से 8 साल पीछे चल रहा है। और हैरानी की बात तो यह भी है कि इथियोपिया का कैलेंडर 12 नहीं बल्कि 13 महीनों का है। इथियोपिया में 12 महीने 30-30 दिनों के होते हैं और 13वां महीना, जिसे पैगिमी कहते हैं, ये 5 या 6 दिनों का होता है। यह अनोखी व्यवस्था सौर चक्र के साथ तालमेल बिठाने के लिए बनाई गई है। इथियोपिया में नया साल 11 सितंबर को मनाया जाता है। लीप ईयर में यह 12 सितंबर को होता है। यह समय वहां के बारिश के मौसम के अंत और फूलों के खिलने का होता है, जो नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। क्रिसमस भी यहाँ 25 दिसंबर की जगह 7 जनवरी को मनाया जाता है, जो अन्य ऑर्थोडॉक्स चर्चों के साथ मेल खाता है। इथियोपिया का कैलेंडर सिर्फ समय गिनने का तरीका नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक पहचान और गौरव का भी प्रतीक है। यह देश कभी यूरोपीय उपनिवेशवाद का शिकार नहीं हुआ, जिसके कारण इसने अपनी प्राचीन परंपराओं को अब तक बरकरार रखा है।
तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।